नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव गिगनाऊ में। और गिगनाऊ की बातचीत करें, आज हमारे साथ एक ऐसे बच्चे बैठे हैं होनहार, वो कहते हैं ना असली गुदड़ी के लाल। पहले अक्सर हम देखते थे कि खेलों में महानगरों के शहरों के बच्चे होते थे, IAS IPS वहाँ के होते थे, NDA की बात करें वहीं के होते थे, IIT इंजीनियर, जो भी XYZ जितनी भी बड़ी पोस्टें होती थी लगभग शहरों के बच्चे ही कहीं उनमें देखे जाते थे। लेकिन आज हम बातचीत करें पिछले 15 साल से 10 साल से तो लगातार शहरों के बच्चों ने कहीं न कहीं पछाड़ दिया है गांव के बच्चों ने, क्योंकि लोहा मनवाया। गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, गली कोपचे में प्रतिभाएं हैं। और आज हम अमित कुमार, होनहार बच्चा, गिगनाऊ गांव से, लेफ्टिनेंट लगा डायरेक्ट, उनसे बातचीत करेंगे। उनके दादाजी मेरे साथ मौजूद हैं, मांगेराम शर्मा, और उनके पिताजी जयप्रकाश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। उनके माताजी खास बातचीत में मौजूद हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट की बातचीत करें तो शायद ही हमारी खबर को देख के हरियाणा प्रदेश के बाहर या हरियाणा में कोई बच्चे मोटिवेशन ले सकें या कुछ अभिभावकों के कुछ जानकारी ले सकें हमारी इस खबर से। तो हमारे साथ अमित कुमार जो मौजूद हैं, इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। कितने पड़ाव देखने पड़े, कितना मुश्किल रहा है, क्योंकि रास्ते इतने आसान नहीं होते, कुछ बनने के लिए तपना पड़ता है, कांटों भरा रास्ता है, मंजिल बड़ी लंबी है। अमित कुमार जी क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप समय निकाल के यहाँ पे आए हमारे लिए इंटरव्यू लेने। बाकी बड़ी खुशी का माहौल है और खुद को बड़ा खुश फील हो रहा है कि ये मुकाम मैं अपने पेरेंट्स और अपने गांव वालों को दिखा पाया, तो काफ़ी खुशी फील हो रही है अभी। अमित कुमार, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। यहाँ तक पढ़ाई गांव में गिगनाऊ में जैसे भिवानी ज़िले में आते हैं आप, और लोहारू विधानसभा क्षेत्र है आपका, प्रसिद्ध क्षेत्र है, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का गृह क्षेत्र है ये, उस जगह से आप आते हैं, तो पढ़ाई गाँव से ही शुरू की? शुरुआती पढ़ाई मेरे गांव में हुई थी। जैसे शुरुआत के 1-2 साल मैंने यहीं पे पढ़ाई की थी। फिर पापा की जैसे पोस्टिंग बाहर आई तो उन्होंने हमारी अच्छी पढ़ाई के लिए हमको बाहर ले जाने का सोचा, तो पहली पोस्टिंग हमने फिर जोधपुर गए हम। फिर जोधपुर से मैंने आगे की मेरी पढ़ाई शुरू की 3rd क्लास तक। फिर आगे के 6 साल पापा की फिर से पोस्टिंग आई तो हिसार में मैंने 3rd क्लास से 9th क्लास तक मैंने हिसार में पढ़ाई की, आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में। और उसके बाद पापा की फिर पोस्टिंग आई जबलपुर मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे आखिरी के जो 3 साल थे मेरे 9 से 12 तक, वो मैंने जबलपुर में APS नंबर 2 जो कि जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर में है, वहाँ पे रह के मैंने अपने आखिरी के 3 साल पढ़ाई की थी। तो कभी किसी दरमियान आपने जो NDA किया है, ये +2 के बाद कहीं अप्लाई किया? हाँ जी, +2 जब मेरी चल रही थी तो हमारा नवंबर में एग्ज़ाम था इसका, तो उसी के दौरान मैंने अपना फॉर्म भरा था इस चीज़ का। साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं NDA के, तो 12th में रहते रहते पहला एग्ज़ाम तो मुश्किल ही होता है, वो मोस्टली बच्चे अपीयर नहीं कर पाते। तो जो सेकंड एग्ज़ाम था वो मैंने अपीयर किया और भगवान की मेहरबानी थी कि मेरा सेकंड एग्ज़ाम क्लियर हुआ नवंबर में। दिसंबर में उसका रिज़ल्ट आया और जैसे ही मेरी 12th के भी उस टाइम दिसंबर में प्री बोर्ड चल रहे थे, तो रिज़ल्ट आने के बाद मैंने दिसंबर एंड में ही 2 हफ्ते की SSB कोचिंग के लिए टाइम निकाला और मैं कोचिंग करने दिल्ली चला गया। फिर जैसे ही वापस आया तो जनवरी फेब में मेरे एग्ज़ाम्स हो गए, 12th के फाइनल एग्ज़ाम्स, और फिर मैं बस अपनी SSB की तैयारी में लग गया उसके बाद। तो जैसे आपने पढ़ाई की, चलो जगह जगह आपने पढ़ाई की है, लेकिन आपने कहीं किसी समय ऐसा भी लगा कि ये रास्ता गलत चुन लिया काफ़ी? क्योंकि आर्मी का जो मसला होता है काफ़ी कठोर होता है और बच्चा कहीं ना कहीं झेल नहीं पाता इतनी मतलब शरीर, तो कहीं किसी समय ऐसा भी लगा नहीं यार भागना पड़ेगा, यहाँ तो छोड़ के गलत पंगा ले लिया हमने तो ये अमित, और यार ये तो आपसे हो नहीं पाएगा? कभी किसी ये रियलाइजेशन मेरे को काफ़ी लेट हुआ, ND में जाने के बाद हुआ। मतलब पहले तो क्या होता है, हर बच्चा मोटिवेटेड होता है कि आर्मी में जाना है। जैसे मैंने अपने फादर साहब को स्टार्टिंग से ही देखा था आर्मी में, आर्मी के एनवायरनमेंट में फला फूला हूँ, बड़ा हूँ, तो वो अलग क्रेज़ था आर्मी में जाने का। फिर जैसे NDA में गए तब वो बोलते हैं ना कि अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ के हालात क्या हैं। बाहर से देख कर सब अच्छा लगता है, NDA में सब अच्छा है, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, फिज़िकली मेंटली काफ़ी एंड्योरेंस चाहिए होता है, बहुत ही एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो मन में आता था कई बार कि मेरे साथ के जो लोग हैं वो IIT कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उनके भी अच्छे पैकेजेस हैं, तो और मैं यहाँ पे अपनी रातों की नींद ख़राब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ।
तो कुछ कुछ ब्रेक डाउन पॉइंट्स आते थे, क्योंकि वो बोलते ना कि सबको दूसरे की प्लेट का समोसा ही बड़ा दिखता है। तो वो लगता था कि वो इतना आराम कर रहा है और मैं यहाँ पे दिन रात भाग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ना सोने को मिल रहा है ना खाने को मिल रहा है। पर अगले दिन जब सुबह उठते थे तो मन में मोटिवेशन होता था कि माना कि बाकी फील्ड्स में पैसा बहुत है, पर इज़्ज़त जो है वो आर्मी में ही मिलती है। इज़्ज़त जो है, इज़्ज़त की नौकरी जो है वो आर्मी से ही मिलती है, और वो इज़्ज़त कमाने ही निकले हैं। तो जिस काम में आ गए हैं, जिस फील्ड में एक बार हाथ डाल दिया है, अब इसी फील्ड में आगे जाना है। तो एक बात और बता दें, हम इससे काफ़ी विषयों पे बातचीत करेंगे अभी। इनके पिताजी हैं जयप्रकाश, खुद हवलदार सूबेदार हैं फिलहाल, और ये जिस यूनिट में हैं वहाँ ये लेफ्टिनेंट लग के गए हैं। और पिताजी रोज़ सुबह शाम सैल्यूट मारनी पड़ेगी यूनिट में अब, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू सर। कैसा लगेगा बच्चे को सैल्यूट मारी? सबसे पहले आपने इनको स्टार वगैरह लगे तो आपको भी वहाँ बुलाया होगा, एज ए माता पिता को भी, दादाजी को भी, तो जाती फिर सैल्यूट आपने ग्राउंड पे अच्छी मारी? जी सर, देखिए सर, एक फादर के लिए एक बड़ा प्राउडफुल मोमेंट होता है कि देखो हम आर्मी में जॉब करते हैं तो अदर कंट्री के ऑफिसर्स आते हैं, अदर देश के ऑफिसर होते हैं, पूरे इंडिया के ऑफिसर होते हैं, तो हम उनको सैल्यूट करते हैं, अपने बेटे को सैल्यूट क्यों नहीं कर सकते? तो एक जज्बा था कि हाँ भाई चलो, एक ख्वाहिश पूरी हो रही है कि मैं अपने बेटे को सैल्यूट करूँ। और एक फादर अगर अपने बेटे को सैल्यूट करता तो सीना गदगद हो जाता है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि क्या पल होते हैं उस समय। जी सर। ये जयप्रकाश शर्मा जी है, एक ही यूनिट में पिता पुत्र। अब इनके बेटे हैं, रोज़ इनको काम सौंपेंगे तो इनको वो काम करने भी पड़ेंगे, और फिर शाम को घर पे इनकी मम्मी, इनके पिताजी झाड़ भी मारेंगे। भाई ग्राउंड पे ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था तो आज दिन में, अब आजा तुम्हारा एटीट्यूड हम निकालेंगे। जी, क्या अब सारे दिन काम बांटेंगे, क्योंकि अच्छी पोस्ट है इनकी, बड़ी पोस्ट पे हैं ये, तो आपको जिम्मेवारी सौंपेंगे अलग अलग, तो थोड़ा हार्ड स्टिक भी होना पड़ेगा कभी कभी। तो कैसा लगेगा? देखिए सर, जो दिन भर में हम जो काम करेंगे वो क्या है, हम आरपी के प्रोटोकॉल में रह के करेंगे, लेकिन शाम को जब हम अपने घर पे जाएंगे तो हम पिता पुत्र की तरह रहेंगे। फिर वो दिन वाला बदला ले लेगा? जी नहीं सर, उसमें बदले की कोई भावना नहीं सर। एक अच्छा लगता है सर, देखो कि एक फादर हमेशा अपने बेटे को मोटिवेट करता है, उसको काम सौंपता है, बेटा ये करो वो करो। खुशकिस्मत होते हो। अब बेटा काम सौंपेगा, जयप्रकाश आपको ये करना है, नहीं वहाँ पिता भी नहीं कहेंगे ये आपकी यूनिट में, अभी पिताजी तो घर पे बोलेंगे ना, उधर तो सीधा जयप्रकाश बोलना पड़ेगा। नहीं सर, इसमें ये होता है जैसे अगर आर्मी में, जैसे मैं सूबेदार हूँ तो सूबेदार में भी है ना, जो ऑफिसर से अगर बात करें तो वो भी रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, साफ दे के इनको बोलना पड़ेगा। वो यही होता है कि सर आप रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट बदले मिलेगी। तो जैसे ये बड़े अफसर होते हैं वो डायरेक्ट नाम वो भी नहीं वो भी नाम लेके वो नहीं पकड़ते। वो जैसे जेसीओ क्या होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, वो भी एक तरह से ऑफिसर जो होते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट के साथ हाथ दिए। जयप्रकाश साहब। जी सर। अमित, अब पिताजी भी यूनिट में, आप इनके बड़े अफसर, तो काम आपने काफ़ी सौंपने पड़ेंगे इनको भी, रोज़ ग्राउंड पे डेली रूटीन की जिम्मेवारी, तो कैसे क्या बोलेंगे? जयप्रकाश साहब को बुलाओ तो कैसा रहेगा? नहीं, वो ऐसा तो नहीं है कि हम नाम लेके बोलेंगे। जैसे पिताजी ने बताया कि जो जेसीओ एंड अबव पोस्ट होती हैं उनको, इनका मतलब फ़ौज में मैटर ये नहीं करता कि आप किस रैंक पे, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। जैसे आपको इज़्ज़त आपके एक्सपीरियंस के बेस पे मिलती है। जैसे एज ए यंग लेफ्टिनेंट ऐसा नहीं है कि आपको जाते सब सर आँखों पे बैठा लेंगे, ऑफिसर सब सल्यूट मारते बैठेंगे। आपका एक्सपीरियंस, आप अपने ट्रूप्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनके साथ कैसे बर्ताव करते हैं, आपको जानकारी कितनी है अपनी फील्ड की, उस हिसाब से आपकी जजमेंट की जाती है और उस हिसाब से आपको इज्जत मिलती है। तो जैसे जो जेसीओ साहब हैं उनको, हमें भी उनको साफ बोलना पड़ता है, क्योंकि इनकी 20-24 साल की सर्विस हो रखी होती है। जितनी मेरी एज है उतना इन्होंने ऑलरेडी सेना को दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जाती इनको नाम से बुलाऊंगा। तो भले ही मैं किसी भी ऊंची रैंक में पहुंच जाऊँ, जेसीओ साहब को मुझे साहब ही बोलना पड़ता है, और जो हवलदार होते हैं उनको मुस्ताद कह के बोलते हैं। जो रिक्रूट आए होते हैं, जो बिल्कुल ही 1-2 साल की सर्विस वाले होते हैं, उनको हम नाम लेके बोल सकते हैं। बाकी तो इज़्ज़त वही है, इज़्ज़त दो तो इज़्ज़त मिलेगी। इज़्ज़त भी कमानी पड़ती है, मतलब आप डिमांड करके इज़्ज़त नहीं ले सकते, आपको कमांड करके इज़्ज़त लेनी पड़ती है कि काम ऐसा करो कि सामने वाला खुद से इज़्ज़त दे, मांग की इज़्ज़त नहीं ले जाती। जी, हमारे साथ अमित कुमार बने हुए खास बातचीत में गिगनाऊ गांव से, लुहारू विधानसभा क्षेत्र, भिवानी जिले हरियाणा में, और लेफ्टिनेंट लगे हैं डायरेक्ट। ये मैं सैल्यूट करता हूँ इस होनहार बेटे को। और बातचीत करें, क्योंकि रास्ते इतने आसान नहीं है। अमित ने सीधा सीधा आप लोगों को बता दिया है, बहुत ही लंबा रास्ता है, कांटों भरा रास्ता है, और इस रास्ते पे जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो ही ये रास्ते को पार कर सकता है। बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं रास्ते में, कई लोग पहले ही रास्ता छोड़ जाते हैं, हमसे हो नहीं पाएगा, हम कर नहीं पाएंगे, हमसे ये तो असंभव है,
ऊपर से भी टांग खचाई वाले आ जाते हैं, नहीं नहीं तू रहने दे, तुमसे नहीं हो पाएगा। अमित ने जितने भी कांटों भरा रास्ता था पूरा पार किया है इस बेटे ने। और इनके पिताजी हैं इसी यूनिट में, और इसी यूनिट में इनके बेटे अफसर बन के आए हैं। तो ये बहुत खुश थे। इनके माताजी और इनके दादाजी भी आर्मी मैन हैं, और इनके पिताजी भी शायद आर्मी मैन थे। तो इनके दादाजी से, इनके माताजी से बातचीत करो। अमित, अब पहले हम ये पूछेंगे, अब जो बच्चे सुन रहे हैं, कितनी पढ़ाई की आपने और कितने घंटे पढ़ाई की? देखिए, जो एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जैसे बाकी आईआईटी और जेई वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा अलग हट के पढ़ना पड़ता है। मतलब वो बोलता है कि हार्ड वर्क की जगह आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। जैसे मैंने 11th-12th में रहते हुए एनडीए के लिए मेरे को अगर तैयारी करनी थी, तो मैंने पहले देखा कि इसका सिलेबस क्या है, क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं 11th-12th में इसके साथ साथ पढ़ता जा रहा हूँ, कि जो 11th-12th में से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों मेरे साथ में आएंगी। तो मैंने उसको अलग से रखा, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया। ध्यान देने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं कि पिछले सालों में कैसा ट्रेंड रहा है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो वो एनालाइज़ करने के लिए मैंने 1-2 दिन पहले एनालाइज़ किया उसको, कि पढ़ना कहाँ से शुरू करना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर हर इंसान को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पता होता है। जैसे अगर मुझे लगता है कि मेरी ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर है, इंटीग्रेशन कमज़ोर है, लेकिन मेरे जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के या साइंस के वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो उस पर आपको अकॉर्डिंगली ध्यान देना पड़ता है कि मैं कैसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अच्छा करते हुए अपने वीक पॉइंट्स को भी सुधारूं। ये ना हो कि मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दूं, लेकिन वीक पॉइंट्स में मेरे इतने नंबर चले जाएं कि जो मैंने अच्छा मार्क्स कहीं और हासिल किए वो भी ज़ीरो हो जाएं। तो ऐसे जैसे मैंने बोला कि स्मार्ट वर्क करना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ते रहोगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आप ये देखो कि आपके एग्ज़ाम्स में क्या आने वाला है, उसके ऊपर आप बैठ के पढ़ाई कीजिए। उसके बाद एक होता है जैसे आपने जो थ्योरेटिकल पढ़ाई, फिर एक होता है प्रैक्टिकल, कि जैसे अगर मुझे पता है कि अगर मैंने अभी रिटर्न क्लियर कर लिया तो मेरे को आगे एसएसबी में क्या हेल्प करने वाला है, तो उसकी तैयारी मैंने पहले से शुरू कर दी। कि जैसे इंग्लिश में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना, या फिर बाकी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, है ना, पब्लिक स्पीकिंग करना और कम्युनिकेशन को बढ़िया करना। तो आपको एक ऑल ओवर परफॉर्मेंस के लिए ऑल ओवर ग्रोथ करनी पड़ती है। तो आपको ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई का आपने एक किताबी कीड़ा बन के रह गए, आपको अपने फिजिकल्स पे भी ध्यान देना पड़ता है, आपको और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती है, ताकि आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो और आप हर जगह अच्छा कर पाएँ। ठीक है अमित, किताब कौन सी पे फोकस रखा आपने? एनसीईआरटी पे भरोसा करें, आपकी लगती होगी ना एनसीईआरटी लगती है, एनसीईआरटी बहुत मैटर करती है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी मोस्टली आपको हेल्प करती है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो उसका एक अलग पैटर्न होता है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से तो मेन चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कई बुक्स ऐसे आती हैं, कई पब्लिकेशंस की बुक आती हैं ऐसी, जिनमें जैसे कौन सी एक आपके लिए जो मैंने जो की थी वो दिशा पब्लिकेशंस की बुक थी। उसमें था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन्होंने जैसे मान लो आज का क्वेश्चन पेपर आया इस साल का, तो वो पब्लिकेशन वाले क्या किया, उन्होंने उस क्वेश्चन पेपर में से सब्जेक्ट वाइज उन्होंने बांट कर दी कि जैसे अगर 100 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के थे तो उन्होंने उनको अलग कर दिया। तो उन्होंने मतलब एक छाँट के आपको टॉपिक वाइज बता देते हैं कि 2019 के पहले पेपर में इंटीग्रेशन के 6 क्वेश्चन आए थे, वो ये रहे। 2019 के दूसरे पेपर में 8 क्वेश्चन आए थे, वो ये रहे। तो आप एक तरह से आप मान लो अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू करते हो तो आप एक साथ सारा पढ़ सकते हो कि पहले मैंने 2019 के पहले का इंटीग्रेशन निपटा लिया, फिर दूसरे पेपर का निपटा लिया, फिर 2020 का पहला, 2020 का दूसरा। ऐसे आप एक एक करके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। तो आप एक एक टॉपिक टिक कर सकते हो कि हाँ ये टॉपिक हो गया, अब अगला टॉपिक हो गया, अब अगला टॉपिक हो गया। तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है कि मेरा इतना सिलेबस था जिसमें से इतना कवर हो गया है और इतना बचा है। तो आप उस हिसाब से अपना टाइम डेडिकेट कर पाते हो। अच्छा, टाइम की बात है, कितने घंटे पढ़ाई की आपने और कितने बजे सोते थे और क्या क्या एक्टिविटी करते थे? गेम खेलना या पिक्चर देखना या मोबाइल पे गपशप करना या फिर फिजिकल गेम करते थे? देखिए, क्योंकि साथ में 11th-12th भी चल रहा था मेरा, तो मेरा मोस्टली टाइम तो बोर्ड की पढ़ाई के लिए जाता था। पर जैसे मैंने बोला कि कुछ टॉपिक्स जो थे वो कॉमन थे, जैसे मैथ्स बहुत कॉमन आता है। 11th-12th का मैथ्स ही आपके एनडीए के मैथ्स में आता है। तो इसलिए मेरा ये था कि अगर मैं अपना बोर्ड का बेसिक्स, जो मेरे बोर्ड के बेसिक्स हैं वो क्लियर कर रखूँगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो मेरे को हेल्प करेंगे एनडीए की तैयारी करने में भी। तो मैंने मेन पढ़ाई तो मैंने 11th-12th की थी। उसके साथ साथ मैंने अपने कोचिंग में जो मैं ट्यूशन जाता था, जो बोर्ड के ट्यूशन जाता था, वहाँ पे जो हमारे मैथ्स के टीचर थे उनसे मैंने थोड़ी हेल्प ली कि सर कुछ बताओ। बाकी यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं जहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं, जहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्मूलाज बताए जाते हैं। यूट्यूब का कितना 20% सहारा लिया या 50% या 100% अपने यूट्यूब का सहारा लेके आते? यूट्यूब का काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि एक तो होता है कि क्या क्या उसमें मैंने उसमें क्या निकालते थे?
वहीं शॉर्ट ट्रिक्स कि आप कैसे कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, कि आप जैसे किसी एक क्वेश्चन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे मैं बोला कि एक अप्रोच अलग होती है। आप अगर बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो, आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए एक, तो आपको 5 मार्क्स से आपका लंबा लिखना पड़ेगा कि आपको अगर आप 2 वर्ड का आंसर लिख दोगे तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, कम से कम 1 पेज भरना पड़ेगा तब आपको 5 नंबर मिलते हैं। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, तो आपको बस ABCD जो चॉइसेस हैं उसमें से आपको सही टिक करना है। चाहे आप पूरे एक पेज का सोल्यूशन करके उसको टिक करो, चाहे आप मन में उंगलियों पे कैलकुलेट करके उसको टिक करो। अगर एक लड़का है जिसने एक पेज का सोल्यूशन किया, रफ वर्क किया, बहुत सारी कैलकुलेशन की और फिर उसने सही आंसर निकाला कि मान लो आंसर A है और A टिक कर दिया, तो अभी उसको 4 नंबर मिलेंगे। और एक दूसरा बच्चा है जिसने क्वेश्चन पढ़ा, उसको शॉर्ट ट्रिक पता थी, तो उसने 15 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक लगाई, 2-3 लाइंस लिखी, कैलकुलेशन किया और आंसर निकाल दिया, उसने भी A टिक कर दिया, तो नंबर दोनों को बराबर 4 ही मिलने हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मैटर क्या करता है कि आप आंसर कितना जल्दी निकाल सकते हो, ये नहीं कि आप कितना लंबा कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही लोग ध्यान नहीं दे पाते, तो इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स पे ज़्यादा फोकस किया ताकि मेरा टाइम बचे, टाइम मैनेजमेंट हो पाए और मैं जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाऊँ। तो इसलिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, क्योंकि जैसे आप ट्यूशन में एक टीचर से पढ़ते हैं, उसको थोड़ी नॉलेज है अपने एरिया की। यूट्यूब आपको 4-5 टीचर से आप एक साथ पढ़ सकते हो जिनको अपने अपने एरिया की नॉलेज है, तो आप सबका ज्ञान एक साथ ले सकते हो। अब इसमें अखबार भी पढ़ते थे कोई आपके साथ? हाँ, अखबार जैसे मैंने पापा से बोल के हमारे अखबार बांटने वाला था, तो वो मैंने लगवा रखा था कि इंग्लिश का द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उसमें जैसे एक जो फ्रंट पेज हो गया या कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो गई, जो मेन न्यूज़ हो गई, मतलब उसमें एक्स्ट्रा इसने इसको गोली मार दी, ये डेथ हो गई, वो डेथ हो गई, ये पढ़ के इतना कुछ फ़ायदा नहीं है। आप जो नेशनल लेवल पे इवेंट्स हो रहे हैं कि पॉलिटिक्स में ये हो रहा है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये हो रहा है, वहाँ की पॉलिटिक्स में किसी देश के साथ रिलेशन में कुछ प्रोक्योरमेंट हो रही है, जो आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करे, उन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। बाकी जो इधर उधर की छोटी मोटी खबरें उनको आपको इग्नोर करना होता है। अच्छा, कितने घंटे लगभग आपका? ये रात का शेड्यूल होता था। जैसे मैंने खुद को कभी फोर्स नहीं किया कि आज मेरे को 7 घंटे पढ़ने, 8 घंटे पढ़ना ही है। जिस दिन मन लग जाता था उस दिन रात को बैठता था 7-8 बजे, सुबह 1-2 बजे तक पढ़ाई चलती थी। तो उसमें भी बीच में ब्रेक ले लेके, और जिस दिन लगता था कि आज मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो उस दिन कुछ देर कम पढ़ाई कर लिया, फिर कुछ ऐसा कर लिया जिसमें ऐसा ना हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। जैसे मैंने यूट्यूब का बताया आपको, तो जिस दिन आपका मैथ्स पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो आप ऐसा कर लीजिए कि यूट्यूब पे कोई ऐसा जनरल नॉलेज का टॉपिक खोल लीजिए। कई सीरीज़ ऐसे आती हैं जो आपको बहुत ज्ञान देती हैं जनरल साइंस के बारे में, तो वो खोल लिया। तो एक क्या, आप मैथ्स पढ़ते पढ़ते जब आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो ही जाते हो आप कुछ टाइम बाद, तो उस टाइम पे कुछ अलग साइंस का खोल लिया आपने या कुछ इंटरेस्टिंग खोल लिया, तो क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, माइंड रिलैक्स भी हो जाता है और फिर आप वापस जाके मैथ्स पढ़ सकते हो। तो अब गेम कौन से करते थे इसमें? जैसे माइंड फ्रेश के लिए भाई कई बच्चे ऐसे हैं, दिमाग खिसक जाता है लोगों को ज़्यादा पढ़ाई करके, तो 2-4 घंटे तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों को एक फोकस लगा के। लेकिन इसमें गेम कौन से गेम्स मैंने मतलब मोबाइल गेम्स वैसे तो बहुत खेले हैं, वीडियो गेम्स वगैरह बाकी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा स्कूल चल रहा था, तो स्कूल जाके आता था, तो स्कूल में ब्रेक टाइम में दोस्तों के साथ खेल लिया ऐसे ही, और फुटबॉल वगैरह या क्रिकेट वगैरह, कबड्डी वगैरह खेल लिया। तो उसके बाद स्कूल में आना जाना और वहाँ पे पूरा दिन निकालना, वो आपस में बहुत फिजिकल हो जाता है। आप सबसे मिलते जुलते हो तो आपका माइंड वैसे ही रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद आसपास के भी दोस्त होते थे, घर के आसपास के, उनके साथ कभी मिलके घूमने चले गए, कहीं साइकिल चलाने चले गए, तो एक राउंड मार के आ गए, तो फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गई और थोड़ा बाहर की हवा खा ली तो माइंड भी फ्रेश हो गया। तो ऐसे उनके साथ कभी क्रिकेट खेल लिया। तो ऐसे मतलब जो मन को अच्छा लगता था वो करता था कि माइंड फ्रेश हो, और फिर बाद में पढ़ने बैठ जाता था। सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा आपका यहाँ तक पहुँचाने में? देखिए, एक नाम तो मैं ले नहीं सकता, मतलब कंट्रीब्यूशन सबका रहता है। अगर घर का एक भी पिलर अगर टूट जाए तो घर शायद नहीं टिक पाता। तो वैसे ही अगर एक भी पिलर जो मेरी लाइफ का है, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, मेरी बड़ी बहन है, दादाजी का मोटिवेशन है, और सबसे ऊपर जो परमपिता परमात्मा मेरे बालाजी महाराज, उनकी दया से ही मैं मानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सबका कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे बोलते हैं कि इंसान का हार्डवर्क अपनी जगह है, और कुछ परसेंटेज किस्मत भी होती है जो चाहिए होती है, कि बंदे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं दिन रात, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत से चूक जाते हैं। तो मैं शुक्र मना रहा हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने अगर मेहनत की तो भगवान ने भी मेरा साथ दिया और कहीं मुझे ऐसे मात नहीं खाने दी। अमित, मैं आपको दोबारा लौटता हूँ जी। तो क्या नाम? मोनिका शर्मा। मोनिका शर्मा, इनकी माता जी मेरे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है पहले तो ये बता दीजिए। कैसा अच्छा लग रहा है, एकदम से दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जब पढ़ते थे घर पे, जब सबसे ज़्यादा चाय पानी दूध वगैरह आप ही सहयोग करते थे? हाँ साहब,
हम ही करते थे, और दूसरा तो कौन करेगा। पर इतना परेशान नहीं करता था, पूरी रात पढ़ाई में ही करता था ये। तो कभी ये नहीं कहते था आप इनको, अक्सर सो जाओ बावड़ो हो जाओ, ज़्यादा मत। ऐसे तो बोलती थी, फिर बोलता था मम्मी मैं अपने आप सो जाऊंगा, मेरे को भी टेंशन है सोने का, मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। दिन में नींद भी पूरी कर लेता था, ये चला भी जाता था। पर आपने इनके पीछे से, अमित के पीछे से इनके पापा को कदे नहीं गया, अक्सर ज़्यादा पढ़े है, कदे बावड़ो ना हो जाए, कह दे थोड़ा कम पढ़ाएगा। नहीं, ऐसे नहीं बोला। मेरे को भी तो पता था ना, हार्ड वर्क करेंगे तो कुछ कर पाएंगे, सोता रहेगा तो फिर क्या कर पाएगा। तो आज तक तो आपको जयप्रकाश की पत्नी के नाम से जानते थे, आज अमित लेफ्टिनेंट की मम्मी जा रही है इस नाम से जानेंगे, कैसा लगता है? वो तो होता ही है गर्व तो इसमें। आपको पता था ये अमित इतना बड़े छलांग मारेगा, कुछ बड़ा करने वाला है, ऐसा कुछ पता? पहले तो नहीं पता था, पहले तो इसको मतलब डांटती रहती थी। ऐसे नहीं, पहले ये शरारती था, शरारती था, पढ़ाई में अच्छा था, वैसे शरारत बहुत करता था। हाँ, पढ़ाई दिन में 2-4 रुपये पीटी देते थे। हाँ, दिन में बहुत बहुत पीटती बहुत पीटती थी अमित को दिन में इनकी मम्मी। शरारती था, पढ़ाई में अच्छा था लेकिन था शरारती। हाँ, हमारे सोने का टाइम होता था तब ये शैतानी करता रहता था। क्या बात है। हम जगते थे तब ये फिर थोड़ा बहुत सोता था। बाप रे बाप। रात में भी ऐसे ही पूरी रात मतलब पढ़ के और सुबह नहा धो के स्कूल जाता था। स्कूल से थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो दिन में आके सोता था बस, फिर वो कोचिंग का टाइम हो जाता था इसका। ये देख ली, इतने शरारती था। अपनी तो नींद पूरी कर लेता था जब घर वाले जागते रहते थे तब, अब घर वाले सोते ही ये खड़ा हो जाता था, फिर बदमाशी शुरू कर देता था। इतना शातिर था, देख लीजिए। अकेला नहीं था, इसकी बहन थी साथ में। अच्छा, दोनों हाँ, दोनों दोनों का दिमाग चलता था, खुरापाती दिमाग, दोनों भाई बहन का। हाँ, दोनों बहन भाई ऐसे ही थे। फिर मैं इनको बालकोनी में निकाल के मैं सो दोनों को बालकोनी में निकाल के फिर सो जाती थी इनकी मम्मी, और इनकी दिन में 2-3 बार इनकी रंगाई भी कर देती थी क्यों बदमाश थे। तो अब अमित पिताजी इनके सामने सलूट मारेगा कैसे? वो तो फौज का रिवाज, क्या बोलूँ। और घर आते ही फिर सुताई कर दो? नहीं, अब सुताई तो बड़ा हो गया, अब तो सुताई तो नहीं होगी। अब वो तो धुलाई तो नहीं होगी, अब बड़ा हो गया, समझदार भी हो गया। अब पहले बचपना था, अब तो समझदारी तो आई गई इसमें, अब थोड़ी करेगा उतना। क्या देखें साहब, जैसे साहब आज आपके लिए एक काम है, 2-4 एक्स्ट्रा काम दे दिए तो आपके पति घर आके बताएंगे अक्सर 4 काम एक्स्ट्रा दे दिया, और बोलो साहब कही था उसने कुछ कही को नहीं, और मेरे तक 4 काम फालतू पकड़ा दिया, इसलिए रात में 10 बजे घर आना पड़े हो। तो आते फिर क्या करना ही पड़ेगा काम, नहीं उनका तो अब नहीं होगा। अब तो ये बड़ी प्यारी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, और अमित की मम्मी बहुत ही साधारण है, इनके पिताजी। अच्छा, इनके दादाजी से बात करें, चुपचाप बैठे, घूम बैठे। जी, आपका भी स्वागत हरियाणा न्यूज़। लामा साहब, आप यहाँ पधारे, आपका तय दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और ऐसा है कि इस बच्चे ने हरियाणा का नाम रोशन किया, जिला भिवानी का नाम रोशन किया, तहसील का किया, और मेरे गांव का बाद में हमारा नाम रोशन किया। हम इस बच्चे के तय दिल से कर्जवान हैं और इनका स्वागत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि बड़ा ओहदा पाएँ और आम जनता की जो है हेल्प करें, ताकि ये इनका रहे कि फलाने का पोता ये अफसर था, मांगेराम का पोता शर्मा जी का, उन्होंने ये किया। और मैं भी आर्मी में था, मेरे फादर भी आर्मी थे, मतलब उनकी नीति से हम फौज में चले गए। वो कहते थे हम कभी मलाया कभी बिरमा वहाँ ऐसे जाते थे, अंग्रेजों का रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र की फौज में चले गए वो, तो उनकी राह पर हम भी चले। तो आज जो है हमारा भी जो है ये सौभाग्य है कि हमारा पोता आज इस रैंक पे एक कमीशन पाया, हमें बड़ी खुशी है। और फिर आपने भी सलूट मारी है पोते के सामने, इनके पिताजी ने भी सलूट? अब ऐसा है लामा साहब, को एक वक्त था मेरे लड़के ने, जयप्रकाश ने ये कहा कि फौजी आदमी मेंटल होते हैं, और जब ये फौज में भर्ती हो कहा जी, मैं बोला बेटा आज तो मैं एक था, अब 2 मेंटल हो गए, और अब हम 3 हो गए इकट्ठे। तो ये सब नसीब की बात है। हम उसी मंजिल से निकल के आए और बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया, और उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो ये मांगेराम शर्मा जी इनके पोते हैं, बहुत खुश हैं,
और इनके पिताजी जयप्रकाश समेत इनके मम्मी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कोई बड़े घर के हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर, कोई बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, गांव में रहते हैं, गिगनाऊ में। ये सिंपल परिवार है, छोटा सा गांव के अंदर है। और ये भी नहीं है कोई बहुत बड़े जमींदार हैं, बड़ी खेती है इनके पास। नॉर्मल परिवार, नॉर्मल घर और नॉर्मल, लेकिन रास्ते अपने आप बनाने पड़ते हैं ऊंचाइयों पे जाने के लिए, कुछ करने के लिए। कई लोग तो पूरी ज़िंदगी ताश खेल के, गुटखा पान सुपारी खा पी के थूक के चले जाते हैं, उनको ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और कई लोग जन्म लेते ही भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं रास्ता दिखाना, क्योंकि पैसा कोई भी कमा सकता है कहीं भी, लेकिन नाम कमाना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ तो साहब पैसा भी आएगा और नाम भी आएगा। 20-21 साल 22 साल उम्र इस बेटे की, और आज इतने बड़े पद के ऊपर है। रिटायरमेंट होगा तो बहुत बड़े पद से होगा ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु ही नहीं है। अमित, अब मुझे इतना बता दीजिए, कई बच्चे, मैं फिर जानना चाहूँगा, सबसे एक बात जानता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है भाई अमित ही बने सब। अब ये खबर देखेंगे हिंदुस्तान के लोग, उनके मम्मी पापा बच्चा करना चाहता है कुछ, अब वो नहीं वो अमित का अभी इंटरव्यू देखा था, ये लेफ्टिनेंट बन गया, तो उसके लठ लेके पीछे पड़ जाएंगे और उसको गाली गलौज मारना, पीट जा, तन्ने के कर दिया तो रोटी खा के घर से निकल जा से, पूरे दिन घूम के आ जा से, पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना लग रहा। यहाँ छोरा देख ये छोटी सी उम्र में लेफ्टिनेंट बन गया। तो ये नहीं है सब अमित बन सके, सबका फील्ड अलग अलग होता है। उन लोगों को क्या कहोगे कुछ, क्योंकि आपका बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं तो स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि बच्चे को हमेशा खुली छूट देनी चाहिए कि वो जिस तरफ खुद को इंक्लाइंड मानता है कि मेरा झुकाव इस फील्ड की तरफ ज़्यादा है, मुझे ये करना पसंद है, तो उस तरफ पेरेंट्स को उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि नहीं तू यही करेगा जो हमको चाहिए वो। जैसे कई बार क्या होता है कि एक फैमिली में ट्रेडिशन चला रहा होता है कि सारे डॉक्टर हैं, तो आप अपने बेटे को बेटी को पढ़ाते बोलते हो कि तू भी डॉक्टर बनेगा, हमारा हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तू वो संभालेगा, पर बिजनेस है वो संभालेगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपका बेटा या बेटी कुछ अलग करना चाहे और आप उसको फोर्स करके कहीं और ले आओ, तो ना वो खुद कभी खुशी से जी पाएगा और वो उस फील्ड में अच्छा भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको पसंद है, तो वो काम करते करते कब समय बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करो जो आपको पसंद ही नहीं है करना, तो आप बार बार बस घड़ी देखते रहोगे कि कब टाइम ख़त्म हो और कब मैं इससे छुटकारा पा के घर जाऊँ। तो इसलिए जितना आप अपने काम में खुश रहोगे, उतना आप काम में ग्रो करोगे, उतने आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, आपकी करियर की भी ग्रोथ होगी। तो इसलिए बच्चे को हमेशा उसी साइड भेजिए जिस साइड उसका इंक्लिनेशन है। और एक मेरा मैसेज बच्चों के लिए भी है कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि उनको भी मेरे से एक जो आस थी वो मैं पूरी कर रहा था कहीं ना कहीं, कि उनको लग रहा था कुछ कर लेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को रिजल्ट तो दे नहीं पा रहे हो, लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो ये करना है। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप एक अच्छा फ्यूचर पाओ, आपकी लाइफ अच्छी हो, वो आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो आप बस उनको टालने के चक्कर में ये मत बोलिए कि नहीं मेरे को आर्मी में नहीं जाना, इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, मुझे एक्टर बनना है। अगर आपको एक्टर बनने का शौक़ है भी, तो उनको कुछ ऐसा करके दिखाइए कि उनको लगे कि हाँ इसमें ये स्किल है, ये इसमें अपना नाम कमा लेगा। क्योंकि एट द एंड उनको आपकी ही चिंता है। तो अगर उनको लगे कि नहीं ये बस टाइम पास के लिए हमको बोल रहा है कि मुझे कुछ और फील्ड में जाना है, तो वो भी आप पे फिर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, वो भी आपको पूरे मन से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर बनना है, तो मार्क्स ला के दिखाइए कि हाँ देखो मैं डॉक्टर में कितने अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ, मेरा बायोलॉजी कितना अच्छा है। अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर नहीं करना, आपको मास मीडिया में जाना है, जैसे टीवी रिपोर्टिंग करनी है, तो उनको दिखाइए कि हाँ मैंने अभी इस चैनल हाउस से मैंने इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं देखो कितना अच्छा कर रहा हूँ, मेरी को कितनी तारीफ़ हो रही है। तो जब आपके पेरेंट्स देखेंगे कि आप किसी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपको सीधा सपोर्ट करेंगे, वो आपको कभी रोकेंगे नहीं। तो अमित मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं, कई विषय में इनसे बातचीत की है। चलते चलते इतना और बता दीजिए, कई बच्चे, आपका पहला अटेम्प्ट था ये? हाँ जी, मेरा पहला अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में ही हुए हैं ये, कोई दूसरा तीसरा नहीं, 5-6 अटेम्प्ट पूरे हो जाते हैं, फिर भी नहीं हो पाता कोई बच्चा बाई देवे, वो फिर क्या करे? क्या रास्ते बंद हो जाते हैं सारे उसके? नहीं, देखिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे कितने ऐसे कोर्समेट हैं जो मेरे साथ अभी 8 जून को पास आउट हुए हैं, जो अपने 17वें अटेम्प्ट में हैं। 17 SSB देना, उनसे कभी मेडिकल आउट होना, कभी स्क्रीन आउट, कभी कॉन्फ्रेंस आउट, मतलब रिजेक्शन एक टाइप से।
16 बार रिजेक्शन लेके 17 बार जो बंदा ट्राई कर सकता है, तो आप 2-3 बार में तो कहाँ ही हार मान रहे हैं। तो कभी हार नहीं माननी होती है। अपनी जो गलतियाँ आपके सामने आ रही हैं उन पे काम कीजिए, अपने में सुधार लाइए। ये नहीं, आप उसको नेगेटिव मत लीजिए कि आप मैं बाहर हो गया, मैं नहीं कर पा रहा। आप ये देखिए कि मेरे को कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, उसमें उसको पॉजिटिव वे में देख के अपनी गलतियों को दूर कीजिए। और आप जितना अपने खुद में सुधार लाते रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी उतनी अच्छी हो जाएगी। और वो बोलते हैं कि लोहा तप तप कर ही मजबूत बनता है। तो ठीक है, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, लगे रहिए और खुद को पहचानिए, अपनी ताकतों को पहचानिए, अपनी कमियों को पहचान कर उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। अच्छा, ये कौन से गाने ज़्यादा सुनते थे आप? ये आपको तो पता होगा। सर ऐसा था, जैसे रात में पढ़ाई करता था, स्टडी करता था, हमें पता नहीं कब सोता था ये। और खास कर एग्ज़ाम के दिन होते थे ना, ये पूरे मतलब 24 आवर्स पढ़ता था। सुबह 6 बजे तक पढ़ाई करेगा, फिर उठेगा, तैयार होगा, एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम दे के आने के बाद बोलेगा कि अब मैं सो रहा हूँ, मुझे जगाना मत। मतलब किसी भी एग्ज़ाम में कभी सोया नहीं है, ये इसकी खूबी थी। जी, तो आपको पता है कौन सा गाना ज़्यादा सुनते थे? नहीं, गाने तो उस समय तो इसको मोबाइल दिया ही नहीं था, गाने का क्या पता चलेगा। तो अब मम्मी काफ़ी सुताई करती थी दोनों बहन। आप बड़े शरारती थे, आप तो पहले सो लेते थे। अब जो इनका सोने का समय होगा उस समय आप तांडव मचाना शुरू कर देते थे। देखिए, बच्चा जो शरारत करता है वो उसका तरीका होता है अपनी खुशी जाहिर करने का, अपना जीवन जीने का। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन तो करेगा? बहन ज़्यादा मारती थी या बहन को आप ज़्यादा पीटते थे? नहीं, वो मेरे घर में तो ऐसा है कि जैसे लड़कियों की वो होते हैं ना, देवी मानते हैं। तो मेरी बहन जब तक मेरे को मारती थी तब तक कोई नहीं देखता था। जैसे ही मैंने मेरी बहन को मार दिया तो पापा मम्मी सब मेरे ऊपर ही चिल्ला देते थे। तो वो मेरे को थोड़ा बच के रहना पड़ता था। बाकी तो अब वही है, लड़का लड़की को मारे तो वहीं देवी को मारना हो गया। तो इसलिए मैं भी क्या ही मारता उसको। तो आपको फिर मम्मी 2-4 और ज़्यादा जड़ती थी? हाँ, तो वही तो बहन को पीट दिया? हाँ, फिर सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही आता था। वो अगर थोड़ा बोल दे कि मेरे को ये आई हुई है आपको? हाँ जी, वो अंदर ही है अभी। हाँ, बुला दीजिए ना, उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या कहेंगे, अब तो हम बहन से और बातचीत कर लेते हैं। दादाजी यहाँ खुश हैं, आप खुश हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपके बेटे को। और आने वाले समय में शायद ही अमित को देख के पता नहीं कितने बच्चे कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे, क्योंकि ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। देखिए, बंदा आता खाली हाथ है, जाता भी खाली हाथ है, पर जो जीवन यहाँ पे वो बिताता है वो पूरा उसके हाथ में होता है कि कैसा वो जीवन बिताना चाहता है। तो मतलब किस्मत बंदा, वैसे तो कहते हैं कि भगवान ने सबकी किस्मत लिखी हुई है, लेकिन वो जो कर्म करता है यहाँ पे और वो जिस प्रकार की मेहनत करता है उसका फल आगे मिले ना मिले पर वो इसी जीवन में ज़रूर लेके जाता है। तो आपकी किस्मत अपने खुद के हाथ में है, तो जैसा आप उसको बनाएंगे वो वैसा बन जाएगी। तो हमारे साथ इनकी बहन भी बनी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी पीटती थी लेफ्टिनेंट साहब को, और लेफ्टिनेंट साहब इनको पीटते थे तो पूरा परिवार इनको पीटता था, यानी कि धुनाई करता था अच्छी तरीके से अमित की। हाँ, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मीनाक्षी है। अच्छा, आप भी कुछ पढ़े लिखे? हाँ जी, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी है अभी तक तो। तो फिर आप अभी जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, अभी शादी हो गई तो अभी सब रुका हुआ है फ़िलहाल तो। हाँ जी। तो बहुत पीटते थे आप भाई को लेफ्टिनेंट साहब? वो तो आपको पता ही है, भाई बहन में चलता ही रहता है लड़ाई। जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई तो होती रहती है। हमेशा आप ही ज़्यादा धुनाई करती हैं? नहीं, वो अभी उसने आपको बताया होगा ना, तो वो अभी मेरा ही नाम इसलिए बोल रहे हैं। बाकी छोटे भाई बदमाश होते हैं, ये सबको पता है। क्योंकि पूरा परिवार फिर मेरे को मिलके मारता था, मैं आपको पीटता था। हाँ जी, वो लड़की होने का मुझे फ़ायदा मिलता था। तो ये अमित की बहन है, देख लीजिए। तो फिर अमित को पीटते थे तो वहाँ ससुराल में भी काफ़ी खूब खाती हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब तो लेफ्टिनेंट की बहन है, अब तो कौन क्या कहेगा। हाँ जी, नहीं सर, वो कहते हैं ना, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसको अपने रूट से जुड़ा रहना चाहिए। ये दिल को छू लेने वाली बात बोली है बेटी ने। अपनी औकात, अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए आदमी को, बेटी ने कहा है। चाहे कितना भी बड़ा हो जाइए, लेकिन कई लोग पावर, कुर्सी साहब, नीचे कीड़े मकोड़े नज़र आने लगते हैं और वो मुड़ के नहीं देखते उसके बाद, चाहे वो कोई भी हो। कई लोग सुन रहे हैं, उनको मिर्ची भी लगेगी। तो थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए, पूरा परिवार हिमांशु लांबा। चलते चलते इनको भी, पूरा परिवार इनका बैठा हुआ है। छोटा सा ये परिवार है। वैसे इनके दादाजी 7 भाई थे और इनके दादाजी खुद आर्मी मैन थे, इनके पिताजी भी फाइटर मैन थे। इधर भी हमारे साथ गायककार जी बने हुए हैं, ये भी देख लीजिए तस्वीरों, आप इनको सब जानते भी हैं, ये भी इनके सदस्य हैं परिवार के। तो बड़ा अच्छा लगा आज इनसे बातचीत करके। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।